लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर सेक्सुअली एक्टिव। और मजे की बात ये होती है कि उनके पेरेंट्स सब सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता, पड़ोसी का बच्चा जरूर ऐसा करता है। तो लोग शांति पसंद करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, अगर दोनों लोग और नहीं चिल्ला रहे तो उसका मतलब क्या समझा जाए कि फीमेल को ऑर्गेज़म प्राप्त नहीं हो रहा है? शी वॉज प्रेग्नेंट and she wanted to take abortion pills and she was 22 years old. पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है एंड और हार्मोन इम्बैलेंस वाली प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे क्या रीज़न है कि अचानक से कुछ सालों में ये बढ़ गई हैं? एक बार अबॉर्शन करने के बाद आपको आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं? जिन लड़कियों को पीसीओएस और पीसीओडी के प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अपनी लव लाइफ के बारे में मम्मी से कैसे बात करूं? मैस्टरबेशन की वजह से क्या शादी के बाद दिक्कत हो सकती है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितने इफेक्टिव होते हैं? पॉर्न और रियलिटी में क्या अंतर होता है? क्या सेक्स भी पेनफुल हो सकता है? आपके ये सारे सवाल जिनके जवाब ना ढूंढना शायद आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, उन्हीं के जवाब साथ ढूंढेंगे जोश टॉक्स आशा और गायत्री की इस वीडियो में, जिसमें डॉक्टर मैडम आपको देंगी सारे सॉल्यूशंस बिना किसी जजमेंट के। तो शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर, काफ़ी सारे बच्चे स्पेशली लड़कियां अपनी मदर्स के साथ भी अपनी रोमांटिक लाइफ, खास करके अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में शेयर करने से झिझकती हैं। आपके पास ऐसे काफ़ी केसेस आते होंगे जब लड़कियां, बच्चे, स्पेशली वुमेन इन देयर 20s, वो आपसे शेयर करती होंगी अपनी सेक्सुअल लाइफ या हेल्थ के बारे में। आप कैसे अप्रोच करती हैं सिचुएशन को? देखो, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है आज की जनरेशन के बारे में, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर सेक्सुअली एक्टिव। और मजे की बात ये होती है कि उनके पेरेंट्स सब सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता, पड़ोसी का बच्चा जरूर ऐसा करता है, तो बैड इन्फ्लुएंस ऑन माई चाइल्ड। पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है, लेकिन सब आप लोग सब यंगस्टर्स हैं। डेफिनेटली मैं इनकरेज करती हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ वो इक्वेशन बनाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यंगस्टर्स आर वेरी मूडी। प्लस ऑफ कोर्स ये कॉन्वर्सेशन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते तो अपनी फ्रेंड्स, अपने एल्डर्स, अपनी बड़ी सिस्टर, कोई कजन्स, चाची ताई, कोई तो होगा जिसके साथ आपकी रैपो अच्छी है, तो यू कैन आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम देम। अदरवाइज डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर। मैं एक अभी किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले एक गर्ल मेरे पास आई, शी वॉज प्रेग्नेंट and she wanted to take abortion pills and she was 22 years old. तो जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो सही जगह पर ना होके ट्यूब्स में थी। हमको उसको मेडिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ऐसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो बड़ी हो गई थी और वो मेडिसिन से डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो मैंने उसको कहा कि आपको अब सर्जरी की जरूरत है, आपको सर्जरी। लेकिन अब उसने घर में बताया नहीं हुआ कि वो सेक्सुअली एक्टिव है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। घर में जब बताया नहीं, शेयर नहीं किया, तो अब ये कैसे बताएं कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमको सर्जरी चाहिए। और सर्जरी चाहिए तो आप हॉस्पिटल में कैसे रहें 2 दिन, और कंसेंट कौन देगा? और तो ऐसी सिचुएशन में अब जब आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो ये जान पे आ सकती है। और मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है मुसीबत में पड़ते हुए। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, बुरी हालत में, घर में किसी को पता नहीं कि क्या करना है, सिचुएशन कैसी चल रही है। सो दे विल नॉट बी टेकिंग यू टू द राइट डॉक्टर। पेरेंट्स के दिमाग में भी हवा में तो नहीं आएगा कि मेरा बच्चा प्रेग्नेंट हो सकता है इसलिए वो ऐसे कोलैप्स हो गया। तो थोड़ा सा किसी ना किसी को जरूर लूप में लेके कम से कम अपनी हेल्थ से खिलवाड़ ना करें, इज माय एडवाइस। बाकी पूरा कोशिश करें व्हेन योर पेरेंट्स, और आजकल पेरेंट्स भी अवेयर हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ अच्छा रैपो बने। लेकिन आपको भी 1 कदम चलना चाहिए और पेरेंट्स को भी 2 कदम चलना चाहिए। तो दोनों तरफ से ताली जो है दोनों हाथ से बजनी चाहिए। लेकिन इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेफ फॉर माय लाइफ एंड व्हाट इज अनसेफ फॉर माय लाइफ। नमस्कार मैम, मेरा नाम अनुपम है। मैम, आजकल बर्थ कंट्रोल के लिए एक सबसे सरल उपाय जो आ गया है, गर्भ निरोधक गोली। ठीक है। अब मेरा इसमें मैम सवाल 2 है कि क्या जो ये गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी को 100% रोक सकती हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसको लेने से महिला की बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो इमरजेंसी में ली जाती है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं। गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो मोस्टली आपको रोज लेनी होती हैं। और अगर 1 महीने में, अगर मोटा मोटा, वैसे 28 दिन नहीं होते, लेकिन हमको ये 1 महीने में
21 दिन खानी होती हैं, थोड़ा अलग अलग भी होती है, लेकिन कोई 24 दिन की भी होती है, कोई 28 दिन की, वो मोटे मोटा जो है वो 21 दिन की गोलियां होती हैं। ये एक तरह से सबसे एफिशिएंट तरीका होता है प्रेगनेंसी को रोकने का, गर्भ निरोधक गोलियां जो आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी साइड इफेक्ट्स पे आती हूँ। और दूसरा जो बहुत सारे यंगस्टर्स कंफ्यूज करते हैं वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से करते हैं कि भाई हमने रिलेशंस कर लिए बट वी वर नॉट रेडी, या फिर हमने कॉन्डम का इस्तेमाल किया और कॉन्डम को लगा के शायद लीक हो गया या निकालते टाइम उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो तब हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जैसे आईपिल वगैरह का इस्तेमाल किया। तो अगर आप वंस इन अ वाइल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सेफ है और करना भी चाहिए। ये बनी इसीलिए गई है कि इमरजेंसी में आप कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को रेगुलर बर्थ कंट्रोल नहीं बना सकते। आप ये मत सोचिए कि आप हर बार महीने में आप 15 बार रिलेशंस करेंगे तो आप 15 इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस खाएंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जैसे लोग आईपिल या बहुत सारे और भी ब्रांड्स आते हैं, उनकी तरह की मेडिसिन की मैं बात कर रही हूँ। वो वाली मेडिसिन टू बी यूज्ड ओनली इन इमरजेंसी, तो उसमें टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा ब्लोटिंग हो सकती है, नॉसिया, वॉमिटिंग हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेगनेंसी हो सकता है प्रिवेंट ना हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके साइकिल के कौन से टाइम पे आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लिया है। लेकिन फिर भी अगर और कुछ नहीं है तो कम से कम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल जरूर लेना चाहिए। ये ना सोचिए कि अब प्रेगनेंसी होगी तो देखी जाएगी। ठीक है, सो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है टू बी यूज्ड इन इमरजेंसी वंस इन अ वाइल। जो रेगुलर बर्थ कंट्रोल है जिसको गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, वो आपको रेगुलरली, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं है, मैरिड हैं, जो भी, तो आपको उसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। एक गोली रोज एट अ सेम टाइम फॉर 21 डेज इज टू बी टेकन। तो मैम हमने एक ऐसा मिथ भी सुना है कि जिन लड़कियों को पीसीओएस और पीसीओडी के प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो इस पे नहीं, ये गलत सुना है आपने। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस वाले मतलब जो गर्ल्स होती हैं उनको कंसीव नहीं होता है। तो मैं ऑन एन एवरेज अपने पेशेंट्स को एक सेंटेंस बोलती हूँ कि अगर मैं 100 मरीज देखती हूँ पीसीओएस के लिए, तो उसमें से 60-70 मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कंसीव करने में। वो थोड़ा सा जैसे ज्यादा 2-4 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे कंसीव होने में। 20-30 को कुछ कुछ थोड़ी सी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, जैसे बच्चों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, धक्का लगाना पड़ता है अगली क्लास में जाने के लिए, ऐसे ही पीसीओएस की ओवरीज को ओव्यूलेशन करने के लिए, एग बड़ा करने के लिए थोड़ा सा धक्का दवाइयों का लगाना पड़ता है। तो कभी कभी वो दवाइयों से कंसीव हो जाते हैं 20% लोग। 5 से 7% लोगों को इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिनको थोड़ा ज्यादा कमजोर है तो ज्यादा ट्यूशन की जरूरत है। और 2-3% लोगों को आईवीएफ, और 2-3% लोग कभी भी कंसीव नहीं करेंगे। तो टोटल 100 में से केवल 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो तमाम हेल्प के बावजूद भी कंसीव नहीं करेंगे। और वो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मुसीबत वाला केस होता है कि आएंगे ही नहीं पीरियड, साल साल तक पीरियड्स नहीं आएंगे, या मेडिसिन की भी बहुत हाई डोज चाहिए, या यूजुअली और भी कोई हार्मोनल इश्यू होती है। मोस्टली लोगों को किसी ना किसी हेल्प के साथ कंसीव करने में दिक्कत नहीं होती है। मैम जैसे पीसीओएस की बात है, वैसे ही लोग थायराइड के लिए भी बोलते हैं कि ये क्यूरेबल नहीं है और उससे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर आपके थायराइड हार्मोन्स काफ़ी गड़बड़ हैं तो आपको, जैसे अंदर ओव्यूलेशन होने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, एग को बढ़ने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स, तो अगर आपका थायराइड हार्मोन गड़बड़ कर रहा है तो डेफिनेटली मेडिसिन आप लीजिए, करेक्ट हो जाएगा तो आप कंसीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप थायराइड को ऐसे ही छोड़ देंगे, आपके गड़बड़ हैं, तो आपके पीरियड्स गड़बड़ हो जाएंगे, आपका ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको कंसीव करने में डिफिकल्टी होगी। जब मतलब फीमेल्स मास्टरबेट करते हैं तो क्या मतलब उससे हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? एंड मतलब अपने पार्टनर के साथ बाद में इंटरकोर्स करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम मतलब हो सकती है उससे कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मास्टरबेशन इज बेसिकली फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है ना। जब भी आप मास्टरबेट करते हैं, इट लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ गुडनेस वंस यू अचीव ऑर्गेजम, ठीक है। यू फील रिलीज ऑफ सेक्सुअल एनर्जीज, यू फील गुड अबाउट इट, एज लॉन्ग एज आप इतना पोजेस्ड नहीं हो जाते कि कभी कभी जोश में आके अपने इतना जोर से करें कि अपने आप को हर्ट कर लें। कई बार लड़कियों के नेल्स होते हैं, दे हर्ट देमसेल्व्स, लेकिन बियॉन्ड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट वेन एवर यू वांट। और अगर वो आपकी रूटीन को इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो इट इज सेफ। और मैस्टरबेशन करने से आपके पार्टनर के साथ सेक्स में कोई फर्क नहीं आता है। हाय मैम, मेरा नाम खुशी है एंड मेरा सवाल आपसे ये है
कि हमारा वजाइना का ओडोर अपना अलग होता है, बट कई बार उसमें थोड़ा फाउल स्मेल होता है, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये समझने की है कि जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या वजाइना है फॉर दैट मैटर, इट इज़ नॉट रियली लाइक अ फ्लावर, है ना? तो ये अच्छा स्मेल तो नहीं कर सकती, खुशबू अपने आप से तो नहीं आ सकती, लेकिन यह है कि हाँ बैड स्मेल ना आए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उस जगह में पसीना अवॉइड करेंगे। प्लस अगर आपके उस एरिया में आप हेयरी हैं तो उसमें यूरिन की बूंदें फंसती हैं जो अमोनिया में कन्वर्ट होती हैं, या पसीना आता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ होता है। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने अंडर एरिया को ड्राई रखें, और रात को आप कोशिश कीजिए कि खुले कपड़े पहने, और दिन में भी कोशिश करिए कि वेदर अप्रोप्रिएट कपड़े पहनिए। तो जितना आप हल्के कपड़े पहनेंगे उतना आप कम स्वेट करेंगे, उतना कम आपका स्वेटिंग उस एरिया में रहेगा, तो बैड स्मेल के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। ये तो जनरल प्रिवेंशन है। लेकिन कई बार जेनुअनली इन्फेक्शन होती है जिसमें आपको वजाइनल डिस्चार्ज आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ रहा है, आप अनकंफर्टेबल हैं, आपकी पैंटीज वेट हो रही हैं, then you need to go see a doctor who can identify the cause and tell you how to take care of it. मैम अब आते हैं थोड़े से दूसरे सवाल पे, दूसरे टॉपिक पे, इनफैक्ट फीमेल ऑर्गेज्म पे। जब हम लोग पॉर्न देखते हैं मैम, तो पॉर्न में ना हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, फीमेल वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम करती हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं। लेकिन रियल लाइफ में मैम वैसा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में मतलब थोड़ा सा लोग शांति पसंद करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं। अगर दोनों लोग और नहीं चिल्ला रहे तो उसका मतलब क्या समझा जाए कि फीमेल को ऑर्गेज्म प्राप्त नहीं हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाए कि महिलाओं को उससे प्लेजर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती हैं। आपके पास अपने बेडरूम में प्राइवेसी कितनी है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपको पता है नेक्स्ट रूम में आपके इन-लॉज सो रहे हैं या कोई और सो रहा है, आप नेचुरली शोर नहीं मचाओगे। या आप अगर रिलेशनशिप में ही हो तो भी आपके पास प्राइवेसी कम है, तो यू वुड वांट टू जस्ट फिनिश इट ऑफ क्विकली एंड देन। सो ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वोकलाइज नहीं किया किसी ने, तो पॉर्न में तो men also will scream, women also will scream, they want to show lot of abnormal things. Actually porn is responsible for a lot of problems in actual bedrooms, क्योंकि दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशन, जैसे आपको लगा आपके पार्टनर ने शोर नहीं मचाया, ऐसे आपकी पार्टनर भी सोचेगी कि इसने ये काम नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, यू नो उसका तो इरेक्शन पता नहीं 25 मिनट चल पड़ा, तो मेरे हस्बैंड का तो पार्टनर इरेक्शन 2 मिनट में खत्म हो जाता है। सो शी विल थिंक, ओ नो यू आर नॉट गुड इन बेड। तो एक्सपेक्टेशंस पॉर्न बहुत अनरियलिस्टिक देता है, वो ठीक नहीं है। दैट इज वाई वी नीड सेक्स एजुकेशन। सो एज लॉन्ग एज बोथ द पीपल आर हैप्पी, कंटेंट आफ्टर रिलेशंस, and sex is not only a vaginal penetration, it is also a lot of hugging, lot of intimacy, lot of kissing and being together. हेलो मैम, मेरा नाम शिवानी है। आजकल ना हमें डिज़ाइनर बेबी का ये कंसेप्ट बहुत सुनने में आ रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कंसेप्ट क्या है और क्या सच में ज़रूरी है कि बेबी को हम डिज़ाइन करें कि वो बिल्कुल हमारे जैसा ही होना चाहिए या हमें उसे चेंज करना हो? मतलब क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या है? शिवानी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, पहले तो आप नाम से ही सोच सकते हैं, डिजाइनर बेबी मीन्स आप कुछ उसमें डिजाइन कर रहे हैं। अब डिजाइन क्या कर सकते हैं कि हमको पेरेंट्स काले और हमको गोरा बच्चा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, है ना। लेकिन ऐसा ना नेचुरल सिलेक्शन में, नेचुरल इंटीमेसी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका स्पर्म भी वैसा है और आपके एग भी वैसे हैं, तो आपके तो अपने जेनेटिक्स ही मिल सकते हैं बच्चे को, अगर आप नॉर्मल तरीके से पैदा हो रहे हैं। ये बहुत प्रचलन वर्ड का बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली दुनिया में अभी तक केवल 2 बच्चे पैदा हुए हैं, डिजाइनर बेबीज, और जिन्होंने किया ये काम, जो डॉक्टर थे उनको जेल हुई उस बाद में, और वो अभी आई थिंक 2023 में ही जेल से रिहा हुए हैं आफ्टर 5 years, बिकॉज 2018 में वो 2 बच्चे पैदा हुए थे। और वो जो 2 बच्चे पैदा हुए उनमें भी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई थी वो ये हुई थी कि भाई अब इनको HIV नहीं हो सकता। ऐसा नहीं था कि उनके नाक कान शेप चेंज हो गया। सो एथिकल नहीं है अभी तक फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ। और जो हम चेंजेस करते हैं जीन में, वो इसलिए करते हैं कि अगर बच्चे में या पेरेंट्स में कोई ऐसी जानलेवा प्रॉब्लम थी, जो हस्बैंड एंड वाइफ के जेनेटिक्स मिलते नहीं थे, जिसकी वजह से जो बेबी था वो शायद पनप नहीं सकेगा या मर जाएंगे, या उनमें कोई ऐसी अपंगता आ जाएगी जो लाइफ थ्रेटनिंग होगी, तो उसके लिए थोड़े से मैनिपुलेशंस किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक हम उसको डिजाइनर बेबी का नाम नहीं देते हैं।
उसको पीजीडीएन बोलते हैं, वो भी इंडिया में तो बिल्कुल लीगल नहीं है, बिकॉज जब हम वो काम करना शुरू करते हैं तो हमें बेबी का सेक्स पता चल जाता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन के सारे लॉज इंडिया में इस टाइम बैंड हैं। हेलो डॉक्टर। मैम, मेरा नाम मेधा है और मुझे पूछना था कि जब भी कोई महिला, जब पहले वो अबॉर्शन लेती है, उसके बाद जब वो किसी इंसान के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है, तो क्या उस इंसान को पहले, तो क्या उस महिला को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होगी बाद में अबॉर्शन के बाद, और क्या उस इंसान को पता चल जाएगा कि इस महिला का पहले अबॉर्शन हो चुका है या नहीं? ओके मेधा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई एक बार अबॉर्शन करने के बाद आपको आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं। देखिए, जो हमने अगर सब डिपेंड करता है कि अबॉर्शन हुआ कैसे। अगर दो तरीके होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को गिराने के, एक तो मेडिसिन हो गई और एक हो गया जिसको आमतौर पे लोग डीएनसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेडिसिन तो आपने खाई और बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो इट इज वेरी सेफ। तो इसमें आगे कंसीव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएनसी में भी मोस्टली कोई दिक्कत नहीं होती, 99% कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बाई चांस डीएनसी के टाइम किसी ने बहुत ज्यादा खुरच दिया या ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो कभी कभी किसी में आगे कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। बट बाय एंड लार्ज 99% किसी को मेडिसिन के साथ तो बिल्कुल भी इशू नहीं होता, और डीएनसी के साथ भी 99% कोई इशू नहीं होता है। सो वन अबॉर्शन रियली डजंट मीन एनीथिंग, राइट। सेकेंड इज कि अगर आपने पहले कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी को लेट गो किया और फिर अब आप किसी और पर्सन के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो विल योर पार्टनर नो? वेल नो, ही विल नॉट नो कि आपने अबॉर्शन कराया है कि नहीं। बट हाँ, लेकिन विजाइनल सेक्स हुआ है या नहीं, थोड़ा तो फर्क होता है वर्जिन विजाइना में और somebody who's been with many people। क्योंकि हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि देखो, विजाइना इज लाइक अ रबर बैंड, आप खींचेंगे तो वापस तो आएगी, बट उतनी वापस नहीं आएगी जितनी ओरिजिनल थी। सो थोड़ा सा फर्क होता है। सो सम पीपल कैन मेक आउट, दैट इज वाई women गेट वेरी फ्रैंटिक के अरे ही शुड नॉट नो, मेरे को विजाइनल टाइटनिंग करानी है एंड ये सब। सो वेल, अबॉर्शन के बारे में जब तक आप नहीं बताएं किसी को पता नहीं चल सकता। अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करती है, वो पता लगा सकती है कि आपका अबॉर्शन हुआ है या आपने डिलीवरी करी है, लेकिन नॉर्मली रिलेशंस में नहीं पता चल सकता। हाय मैम, मुझे आपसे पूछना है लाइक हाउ कैन वी क्लीन आवर प्राइवेट पार्ट्स? Look, general cleanliness is once you are having your bath, just wash yourself with just plain water, या फिर आप ऐसा साबुन जो कि pH न्यूट्रल हो, जिसकी जेंटल सोप हो। बहुत हार्श सोप्स इस्तेमाल नहीं करने, बहुत जेंटल सोप्स जो होते हैं उनसे आप अपना विजाइना को वॉश कर सकते हैं। आपको विजाइना के अंदर वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर उंगली डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाहर की स्किन, जैसे आपकी फेस की स्किन है वैसे आपकी इंटीमेट पार्ट्स की भी स्किन है। सो जस्ट सोप एंड वाटर इज मोर देन इनफ, नथिंग स्पेशल इज नीडेड। नहाइए एक बार दिन में, उसको ड्राई करिए, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। दिस इज फॉर योर स्किन। सेकेंड थिंग इज, लॉट ऑफ पीपल थिंक के रिमूवल ऑफ हेयर इज वेरी हाइजीनिक, तो गर्ल्स जो रिमूव नहीं करती हैं दे आर अनहाइजीनिक। इवन पार्लर पीपल, आप लोग जाएंगे कभी वैक्सिंग कराने तो दे विल से, अरे आपने अपना बिकिनी वैक्स नहीं कराया, आपने ये नहीं करा, इट्स सो अनहाइजीनिक। But there is nothing unhygienic about hair. If you are keeping it clean, आप इसको साफ सुथरा रखते हैं, आपको बाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपके पार्टनर की चॉइस है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सिर्फ कैंची से उसको छोटा ट्रिम कर सकते हैं, आप उसमें वैक्सिंग कर सकते हैं, आप उसमें भी कुछ भी आप केमिकल्स का इस्तेमाल पहले टेस्ट करके वो कर सकते हैं, आप लेज़र हेयर रिमूव कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट एनी मेथड, लेकिन बैडली डन कोई भी मेथड हो सकता है। आप अपने आप को शेव कर रहे हैं, आप कट लगा सकते हैं। आप वैक्सिंग कराने जाएं तो वहां पे उनके नाइफ्स डर्टी हो सकते हैं, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है। आप लेजर कराने जाएं तो उसमें भी अगर एनर्जी लेवल्स खराब हैं तो उससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। सो एवरी मेथड विल हैव अप एंड अ डाउन। तो आपको बेसिकली प्रोटेक्शन हर एक में लेना है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको कैंची से थोड़ा सा छोटा ट्रिम कर लीजिए, या आप रेजर से कभी आप स्विमिंग के लिए जाएं तो अपने साइड हेयर उससे भी रिमूव कर सकते हैं। मैम, रिसेंटली हमारे ऑफिस में एक कलीग फेंट हो गई थी। ऑल वी न्यू वॉज कि उसके पीरियड्स अभी ख़त्म हुए हैं, हमें और उसके हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हमें एग्जैक्ट इशू मतलब एग्जैक्ट इशू कैसे पता चलेगा कि उसको क्या हुआ था, वो क्यों फेंट हो गई? देखो बेटा, ये तो ना फेंट हो जाना एक तरह से जिसको हम बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स है।
आप कुछ भी निकालें, बहुत सारी वजह से कोई भी पर्सन फेंट हो सकता है। आप बहुत देर तक एक ही कंडीशन में बैठे हुए हैं, आप चौकड़ी लगा के बैठे तो आपकी टांग सुन्न हो जाती है। आप बहुत देर तक लेटे हुए हैं, बहुत लंबा सो रहे हैं, उसके बाद एकदम उठे तो कभी 1 सेकंड के लिए चक्कर आ सकता है। तो एसेंशियली फेंटिंग होता है कि आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची। किसी भी वजह से आदमी फेंट हो सकता है। अनीमिया से लेकर, जैसे अभी आप कह रहे हो उसका पीरियड्स अभी खत्म हुआ, हो सकता है उसका पीरियड बहुत हैवी गया हो। कभी-कभी प्रेगनेंसी में लोग फेंट हो जाते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। कभी-कभी बहुत लंबा टाइम खड़े रहे तो भी लोग, जैसे बैंकों की लाइन में बुजुर्ग खड़े रहते हैं, वो गिर जाते हैं। तो एसेंशियली क्या है कि सारा ब्लड आपकी टांग तक चला गया और आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम पहुंची, तो आप मोमेंटरी अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर सकते हो। तो आप उसमें डायग्नोज खुद नहीं कर सकते। अगर किसी भी पर्सन को बार-बार ऐसे फेंटिंग अटैक्स आ रहे हैं, तो कुछ भी, मतलब जो भी सिचुएशन रहे, लेट द डॉक्टर आइडेंटिफाई, यू डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। सो इम्पॉर्टेंट हमको एज अ पर्सन ये ध्यान रखना है, आप बैठे हैं, कोई गिर गया है, तो सबसे पहले उसको एक फ्लैट जमीन पर सीधा लेटा दीजिए। मतलब उसको कोशिश मत करिए उठो उठो, पानी डालने की जरूरत नहीं है, उसको उठाने की जल्दी नहीं है। आप रिलैक्स कीजिए, उसको सीधा लिटाइए फ्लैट बेड पे या जमीन पे लिटा दीजिए। आप उसकी जो भी उसने टाइट कपड़े पहने उसको थोड़ा लूजन कर सकते हैं और उसकी टांगे ऊपर कर सकते हैं। टांगे ऊपर करने से ये है कि ब्लड सप्लाई जो है उसके ब्रेन तक जाएगी। एंड द मीन टाइम प्लीज कॉल अ डॉक्टर। इतना आप उसको कर दीजिए, फ्लैट लिटा दीजिए टांगे ऊपर, तो 99% लोग जो है वो 2 मिनट में उनकी कॉन्शियसनेस आ जाती है। बाकी आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस का काम डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। मेरा क्वेश्चन पेनफुल सेक्स के बारे में है। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर ऑन अ पर्सनल लेवल अगर हम पेनफुल सेक्स को व्हेनेवर वी हैव सेक्स अगर पेनफुल वो रहता है तो क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके क्या रीजंस? ओके, लुक, प्रकृति, पेनफुल सेक्स ना एक बहुत बड़ी, जिसको हम सब टॉपिक बोलते हैं, बहुत बड़ा सब टॉपिक है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पर्सन टू द प्रॉब्लम्स दैट द पर्सन हैज। कैन बी सिंपल कि आप उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप अराउज नहीं हो, तो आपको लुब्रिकेशन नहीं होगा, यू विल बी ड्राई, यू विल हैव पेनफुल सेक्स। टू इन्फेक्शंस, टू इंजरीज इन दैट एरिया, स्पेशली जैसे बच्चा होने के बाद अगर किसी को कट लगा है, एपिजॉटमी लगी है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वो हील नहीं हुआ तो आपको पेनफुल सेक्स रहेगा। टू साइकोलॉजिकल रीजंस, कि बचपन में कोई बैड इंटीमेसी के साथ इशू हुआ, या आपकी किसी फ्रेंड ने ऐसे आपको डरा दिया कि पेनिट्रेशन होगी तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना पेन हुआ कि मैं मर गई ऑलमोस्ट, ऐसे वाली सेंटेंसेस सुन के जो दिमाग में खौफ आ जाता है फॉर नो रीजन। सो इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी फंक्शनल, इट कैन बी ऑर्गेनिक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना आंखें बंद करके सोचिए कि अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्या रीजन है। इज इट कि मैं सिर्फ बिना बात के साइकोलॉजिकली डर रही हूँ, या मेरे पास जेन्युइनली ऐसा होता है कि हो नहीं रहा है। तो एक बार आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास विजिट करके लेट हर एग्जामिन, लेट हर टेल यू इफ शी कैन हेल्प। बट बाय एंड लार्ज ल्यूब्रिकेशन की डेफिशिएंसी बहुत यंग एज में और बहुत ओल्ड एज में दोनों में हो सकती है। सो जो भी इशू रहता है, एक बार लेट समबडी असेस एंड गिव यू ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। तो पहले के टाइम में काफ़ी वर्जिनिटी टेस्ट होते थे, वाइट बेडशीट काफ़ी पॉपुलर था। तो क्या आज भी वो सारे कॉन्सेप्ट्स और वो सारे टेस्ट लोग फॉलो करते हैं? एंड आपके पास कोई ऐसा केस या फिर कोई पेशेंट हो? ये वाइट बेडशीट का कॉन्सेप्ट कि आप फर्स्ट नाइट को ब्लीड करेंगे, अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को कि हाँ, मतलब लड़की जो है सुशील होनी चाहिए और उसको पहले कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने रिलेशन नहीं भी किए हुए हैं पहले तो भी ज़रूरी नहीं कि आप ब्लीड करें। तो ये वाइट बेडशीट विद अ ब्लड स्टेन ऑन इट, ये बेसिकली एक तरह से गलत चीज़ है करने के लिए, बिकॉज इससे ना, कई बार आजकल आपको पता है हाइमन रिपेयर भी लोग करा लेते हैं जस्ट टू फॉल्स ब्लीड। तो फॉल्स ब्लीड से लेकर वर्जिन है लेकिन ब्लीड नहीं हुआ, वो सब चीज़ें हो सकती है। सो ये वाइट शीट का कॉन्सेप्ट गलत है, ये डिस्करेज होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। जो भी ऑडियंस इसको देख रहे हैं, इसके माध्यम से दे शुड नो इट इज़ रियली अ नॉनसेंसिकल थिंग टू डू। गायत्री के माध्यम से अभी हमें डिफरेंट एपिसोड्स में हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, तो जुड़े रहेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दिस इज़ अ पोर्टल wherein we will try and give you a whole big horizon of 360 degrees, from young age issues to old age issues, to from polycystic ovaries to endometriosis to sexual issues. So we will try and learn new things through this portal,
and we hope to keep seeing you guys. हम आशा करते हैं कि आपके कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आंसर हुए हैं। जिनके उत्तर नहीं मिले वो सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए गायत्री की वेबसाइट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा।